हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे नए चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम लोग थर्ड सेमेस्टर के बॉटनी के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बनाया गया है और बहुत ही खास प्रकार का सिलेबस है जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके टाइटल के बारे में बात करेंगे कि इस सिलेबस का जो है टाइटल क्या है। देखिए, इसका टाइटल है फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है और जो एस्थेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसकी सौंदर्यपरक जो लक्षण होते हैं या सुंदरता से रिलेटेड जो उसके विशेष लक्षण होते हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, यहाँ पर इस पूरे सिलेबस को 8 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि नॉर्मली रूप से हम लोग सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहली यूनिट की बात करेंगे, यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, जिसको हम लोग टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। देखिए, टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर वो रखा गया है कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनोमी, यानी कि टैक्सोनोमी के घटक क्या होते हैं। तो 3 प्रकार के घटक यहाँ पर बताए गए हैं। पहला घटक है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर और तीसरा है क्लासिफिकेशन। इन तीनों घटकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, कैसे पौधों को पहचाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी प्लांट को खोजा जाता है और खोजने पर क्या होता है कि उस जो प्लांट खोजा गया है उसका कंपैरिजन किया जाता है या उसकी सिमिलरिटीज़ को या उसके डिफरेंसेस को पहले से ज्ञात प्लांट्स के बारे में या उससे उसका कंपैरिजन किया जाता है और उसके बेस पर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। यानी कि किसी टैक्सा से उस नए प्लांट की सिमिलरिटीज़ को और उसके डिफरेंसेस को मिलाया जाता है और उसके बेस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और क्लासिफिकेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है वो होती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, यानी कि आकारिकी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उसको दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नामकरण। जाहिर सी बात है कि कोई प्लांट खोजा जाता है, उसको खोजने पर एक नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई प्लांट खोजा जाता है तो उसको एक स्थानीय नाम दे दिया जाता है, एक लोकल नेम दे दिया जाता है। लेकिन जो लोकल नेम दिया जाता है उसकी एक खूबी समझ लीजिए, उसकी एक उसका एक डिमेरिट समझ लीजिए कि उसको सिर्फ एक लोकल एरिया में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही उसको जाना जाता है, उसको नेशनली या इंटरनेशनली लेवल पर नहीं जाना जा सकता है। तो उसको किसी भी प्लांट को नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जाना जा सके, इस नाम को रखने के लिए बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर का उपयोग किया जाता है, जिसके बेस पर किसी नए प्लांट को एक विशेष प्रकार का वनस्पतिकी या वनस्पतिक नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन को हम लोग वर्गीकरण कह सकते हैं। वर्गीकरण क्या होता है? किसी प्लांट का अपने किसी ग्रुप के साथ जो सिमिलरिटीज़ होती हैं और जो असमानताएं होती हैं, समानताएं और जो असमानताएं होती हैं, उनके बेस पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इसमें भी मॉर्फोलॉजी को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो रखा गया है, टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज। क्या होते हैं टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज? जिसको हम लोग वर्गीकी के संसाधन कह सकते हैं। कुछ वर्गीकी के संसाधन हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या संसाधन हैं? सबसे पहला जो रिसोर्स है वो है हर्बेरियम, दूसरा है बॉटेनिकल गार्डन्स, तीसरा है फ्लोरा और चौथा है कीज। देखिए, हर्बेरियम एक संसाधन होता है, टैक्सोनोमिक रिसोर्स होता है, जो कि एक विशेष प्रकार का संरक्षित एरिया होता है, जिसमें प्लांट्स के डिफरेंट प्रकार के पार्ट्स को कंजर्वेट किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हर्बेरियम में कंजर्वेट किया जाता है,
उनको किसी भी प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में, उसके नॉमेनक्लेचर करने में और उसके बारे में रिसर्च करने में बहुत बड़ी आसानी हो जाती है। तो पूरे के पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ हर्बेरियम जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हर्बेरियम को बनाने में और बनाने के लिए एक टेक्निक का उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग कह देते हैं हर्बेरियम टेक्निक। और उस हर्बेरियम टेक्निक को एक वेल डिफाइंड प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, जिसमें पहले पौधे को सुखाया जाता है, उसका जो है माउंटिंग की जाती है, उसकी लेवलिंग की जाती है, उसमें फिलिंग की जाती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उनके बेस पर उसका क्या किया जाता है, उसको जो है प्रिजर्व किया जाता है। आगे देखिए हम लोग यहीं पर फ्लोरा के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरा क्या होते हैं, आपको पता है कि टेक्सोनोमिक लैंग्वेज में दो वर्ड का यूज किया जाता है, दो शब्दों का यूज किया जाता है। एक होता है फ्लोरा और दूसरा होता है फौना। फ्लोरा का जो रिलेशन होता है वो पौधों से होता है और फौना का जो रिलेशन होता है वो जंतुओं से होता है, एनिमल्स से होता है। तो फ्लोरा में क्या किया जाता है, वनस्पति से रिलेटेड हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, वेजिटेशन का डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा के बेस पर एक सूची बनाई जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है, जिससे हम लोग डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हमको हेल्प मिलती है। तो फ्लोरा के बेस पर हम उसकी सूची तैयार कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं आसानी से, जिससे हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज के हैबिटेट के बेस पर, उसके नेचर के बेस पर और उसका जो वेरिएबल नेचर होता है, चाहे वो उसकी लेंथ वाइज हो या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स, चाहे वो वाटर की हों, चाहे वो अन्य मिनरल्स की हों या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस की हों, तो उनके बेस पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इस सूची के आधार पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कीज़ के बारे में। कीज़ क्या होती हैं, इनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो पहले से यहाँ पर मेंशन नहीं था और नया टॉपिक है, MSc के लेवल पर पढ़ाया जाता है। कीज़ को हम लोग फ्लोरा कीज़ और टेक्सोनोमिक कीज़ के बारे में, इसको टेक्सोनोमिक कीज़ भी कह सकते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन में क्या किया जाता है कि एलिमिनेशन मेथड का यूज किया जाता है। इसमें किसी भी प्लांट के कुछ पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया जाता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है विपरीत लक्षणों को लिया जाता है जोड़े के रूप में, और उनमें से एक लक्षण को एक्सेप्ट किया जाता है, दूसरे को निगलेक्ट कर दिया जाता है, एक को सही माना जाता है, एक को हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। और कई सारे जोड़े के रूप में कैरेक्टर्स की एक सीरीज बनाई जाती है और फाइनली हमको कुछ कैरेक्टर्स प्राप्त होते हैं और उन कैरेक्टर्स को बाद में देखा जाता है कि ये जो कैरेक्टर्स हमको प्राप्त हुए हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा वो किस फैमिली से रिलेटेड हैं, किस कुल से रिलेटेड हैं। तो उसके बेस पर क्या डिसाइड होता है कि जो नया पौधा खोजा गया है वो किस फैमिली से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक थर्ड टॉपिक रखा गया है जिसको हम लोग कह देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, द्विनाम पद्धति। देखिए हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी में पढ़ा है कि नोमेनक्लेचर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। किसी भी प्लांट को एक नया नाम दिया जाना, एक बॉटेनिकल नाम दिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि लोग उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जान सकें। लेकिन उस नाम को रखने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है, जो सबसे फेमस प्रोसेस मानी जाती है, वो होती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड। इस मेथड को कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था और इस कॉन्सेप्ट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो खास होते हैं और पूरे वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज़ होते हैं वो सभी जगह वैलिड माने जाते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक नेम होता है। जेनेरिक नेम का मतलब होता है जीनस और स्पेसिफिक नेम का मतलब होता है स्पीशीज। जेनेरिक नेम का जो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और स्पीशीज के जो जितने भी लेटर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और बहुत सारी और भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिए जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत, जो कि हम लोग एक डाटा के रूप में, एक सीरीज के रूप में पढ़ेंगे। और इससे क्या होता है, अगर आप बर्ड के किसी भी एरिया में जाएंगे तो सभी पौधों को एक ही नाम से पुकारा जाएगा, आपको डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। और यही इंपॉर्टेंस है
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। सेकेंड यूनिट की हम लोग जहाँ पर बात करते हैं, सेकेंड यूनिट की, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, किस प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम एंजियोस्पर्म के बारे में दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, आर्टिफिशियल और नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। देखिए 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एक है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कृत्रिम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, कृत्रिम वर्गीकरण कह सकते हैं, और इसको लिनियस साहब ने दिया था, जो कि नॉर्मली रूप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। दूसरा जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, प्राकृतिक वर्गीकरण जो है वो बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया था। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है एंजियोस्पर्म के बारे में, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड वाइड लेवल पर बॉटेनिकल गार्डन्स हैं उनमें से अधिकांश बॉटेनिकल गार्डन्स जो है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा चलाए जाते हैं। उन्हीं की जो थ्योरीज हैं, उन्हीं के जो कॉन्सेप्ट हैं वो वहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है और इंडिया में भी इसी को वैलिड माना जाता है। इसी के आधार पर जितने भी बॉटेनिकल गार्डन्स हैं वो अरेंज किए जाते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग जाति वृत्ति क्लासिफिकेशन सिस्टम कह सकते हैं। इसको एंगलर एंड प्रांटल साहब ने दिया था। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इवोल्यूशन हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार से पौधों का इवोल्यूशन हुआ, उसी के बेस पर इसको बनाया गया है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को। इसके अलावा एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत सारे अन्य क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिए गए हैं, तख्ताजन साहब ने दिया है और कई सारे अन्य क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंस इन तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम की सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसमें हम लोग टैक्सोनोमिक एविडेंसेस की बात करेंगे। वर्गीकी के कुछ प्रमाण दिए गए हैं, कुछ एविडेंस दिए गए हैं, अलग अलग फील्ड्स में कुछ एविडेंसेस हमको प्राप्त हुए हैं, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में साइटोलॉजी, पैलाइनोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी। ध्यान रखिएगा कि वर्गीकी के कुछ प्रमाण हैं जो कि अलग अलग फील्ड में हमको प्राप्त हुए हैं, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणी विज्ञान के क्षेत्र में हमको किस प्रकार से भ्रूण का डेवलपमेंट होता है अलग अलग प्लांट्स में और इनका क्या कनेक्शन है टैक्सोनॉमी से, और इसके बेस पर हमको क्या क्या एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, क्या क्या प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा साइटोलॉजी के फील्ड में, कोशिका विज्ञान के फील्ड में, पैलाइनोलॉजी परागकण विज्ञान के फील्ड में, इसके अलावा हम लोग फाइटोकेमिस्ट्री को हम लोग जो है केमिकल्स के बारे में इसको कहा जाता है, और ऐसे केमिकल्स जो हमको पौधों से प्राप्त होते हैं उनके बेस पर उनका क्या कनेक्शन होता है टैक्सोनॉमी से और किस प्रकार से हमको वहाँ पर एविडेंसेस प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर फाइटोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फाइटोकेमिस्ट्री को कीमोटैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात करेंगे। मॉलिकुलर बायोलॉजी में मुख्य रूप से हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में, उसकी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बेस पर हम लोग क्या टैक्सोनॉमी से उनका क्या रिलेशन है, किस प्रकार के एविडेंसेस हमको प्राप्त हुए हैं डीएनए और आरएनए से रिलेटेड, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग यहीं पर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। आकारिकी के आधार पर कुछ एविडेंसेस हमको प्राप्त हुए हैं जो कि अलग अलग क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा टैक्सोनॉमी के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ भाग हैं, जैसे कि अल्फ़ा और ओमेगा टैक्सोनॉमी, इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा शॉर्ट नोट आता है 3 से 4 नंबर में पूछा जाएगा, जिसमें हम लोग दोनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पर रखा गया है। तीसरी जो यूनिट है यहाँ पर, एक्चुअल में जो तीसरी यूनिट है और चौथी जो यूनिट है, ये दोनों हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज़ को रखा गया है
और इन फैमिलीज में अधिकांश जो फैमिलीज हैं वो डाइकॉट की फैमिलीज हैं और कुछ मोनोकॉट की फैमिलीज भी यहाँ पर रखी गई हैं। एक चीज़ यहाँ पर दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है? तो देखिए लिखा हुआ है फैमिलीज कैन बी चूज एन यूनिवर्सिटी वाइज पर एज पर लोकल अवेलेबल फ्लोरा। यानी कि ये देखिए ये जो बात है ये दोनों में कॉमन है। क्यों कॉमन है? इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है। क्या इम्पॉर्टेंस है? जाहिर सी बात है कि हर एक विश्वविद्यालय में या उसके आसपास का जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो अलग होता है और वहाँ का जो फ्लोरा होता है, वहाँ की जो वनस्पति होती है वो अलग अलग होती है। तो हर एक विश्वविद्यालय में वहाँ का जो एक्चुअल में फ्लोरा होता है उसके बेस पर जो फैमिली वहाँ पर प्रेजेंट होगी, जिन प्लांट्स की फैमिली वहाँ पर एक्चुअल में पाई जाएगी, उन्हीं के बारे में अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है पूछेंगी क्वेश्चंस, ठीक है। और ये लोकल फ्लोरा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नामों को देख लेते हैं, कौन कौन से नाम हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला जो नाम है रैनकुलेसी, मालवेसी, रूटेसी, फैवेसी, माइटेसी, कुकुरबिटेसी, रूबिएसी, एस्टिरेसी, एपोसाइनेसी, एकंथेसी, एस्क्लिपिएडेसी, सोलेनेसी, ये कुछ फैमिलीज हैं जो कि यूनिट 3 के अंतर्गत रखी गई हैं। और चौथी यूनिट के अंतर्गत भी कुछ फैमिलीज रखी गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। एमरंथेसी, यूफोरबिएसी, इसके अलावा पापाविरेसी, एपिएसी, लेमिएसी, ऑर्किडेसी, लीलिएसी, मूसेसी, पोएसी, ये कुछ फैमिलीज हैं जो कि यूनिट 4 के अंतर्गत यहाँ पर रखी गई हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पर फैमिलीज को। मैं ये फ़ोटो जो है यहाँ से कट कर देता हूँ। तो ये कुछ फैमिलीज हैं जो कि आपको पढ़नी हैं, लेकिन सारी नहीं पढ़नी हैं। जो आपके यूनिवर्सिटी के आसपास हैं और वहाँ की जो फैमिलीज एक्चुअल में जो पूछी जाती हैं उनको ही आपको पढ़ना है। फैमिलीज में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, आपको क्या क्या वहाँ पर एक्चुअल में पता होना चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। एक तो होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, दूसरा होता है फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसका क्लासिफिकेशन लिखना होता है किसी भी फैमिली का। उसके बाद में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आपको रूट, स्टेम, लीफ के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें आपको जो है फ्लावर के बारे में बताना होता है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताना होता है, कैलिक्स, कोरोला के बारे में बताना होता है और एंड्रूसियम और गाइनोसियम के बारे में भी बताना होता है। और जो ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो फ्लोरल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेस पर जो है फ्लोरल फार्मूला बनाया जाता है। और फ्लोरल जो फार्मूला होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो एग्जामिनर होते हैं वो उसी के बेस पर नंबर दे देते हैं, नंबर्स को डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि वही इम्पॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 की। यूनिट 5 में हम लोग मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी को पढ़ने वाले हैं। कुछ मॉडर्न ट्रेंड हैं टैक्सोनॉमी के, कौन कौन से हैं जो कि यहाँ पर देखिए पढ़ना है हमको। ब्रीफ आइडिया ऑफ फेनेटिक्स, बायोमेट्रिक्स और क्लेडिस्टिक्स। देखिए ये 3 टॉपिक हैं जो यहाँ पर हम लोग यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें फाइनेटिक्स क्या होता है ये हमको समझना होगा, बायोमेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, क्लेडिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। और ये तीनों टॉपिक्स एक्चुअल में बहुत ही पॉपुलर माने जाते हैं टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, जो कि मॉडर्न टाइम की एक रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए फेनेटिक्स क्या होता है। फेनेटिक्स को हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो उसका जो है क्लासिफिकेशन एक संख्यात्मक तरीके से सिमिलरिटीज़ के बेस पर किया जाता है। यानी कि फेनेटिक्स के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनिज्म को संख्यात्मक तरीके से सिमिलरिटीज़ के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, ये बताया गया है फेनेटिक्स में। बायोमेट्रिक्स क्या होता है। बायोमेट्रिक्स एक प्रकार का साइंस होता है और इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको
एक्चुअल में इस टॉपिक के द्वारा हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हमको हेल्प मिलती है। और इसमें जो मेन क्राइटेरिया होता है वो होता है जो शारीरिक लक्षण होते हैं, फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बायोमेट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो क्लेडिस्टिक्स का जो टॉपिक यहाँ पर रखा गया है, ये किससे रिलेटेड है? ये फाइलोजेनी से रिलेटेड है, इवोल्यूशन हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके इवोल्यूशन हिस्ट्री, उसकी फाइलोजेनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगली जो यूनिट है यहाँ पर यूनिट नंबर 6 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका उपयोग हम लोग प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नाम यहाँ पर दिया गया है GIS मैपिंग। GIS मैपिंग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, ये जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो एक डिजिटल सिस्टम होता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, कंप्यूटर के ऊपर आधारित सिस्टम होता है। और इसमें किसी भी या किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को इसमें निर्धारित किया जाता है। यानी कि कोई भी वेजिटेशन है, कोई भी वनस्पति है, तो उसकी लोकेशन हम लोग इस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा जान सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारे नए समय के जो साइंटिस्ट हैं या जो वॉलेंटियर्स हैं वो इसका उपयोग या इस एप्लीकेशन का उपयोग जो है रिसर्च में करते हैं। रिसर्च में इसका उपयोग बहुत बड़ा ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो इसके क्या पैटर्न क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर। फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर ये भी एक क्या है? डिजिटल सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। और इसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फाइलोजेनी है, यानी कि जो इवोल्यूशन हिस्ट्री है, उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में या डिजिटली उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, कि किस प्रकार का प्लांट है, उसकी इवोल्यूशन हिस्ट्री कैसी रही है, तो वो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने पर हमको पता चल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डिजिटल टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग ई फ्लोरा के नाम से जानते हैं। ई फ्लोरा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, एक्चुअल में ये पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंडिया में इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्टेंस दी जा रही है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक डिजिटली फॉर्म में क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन जो होता है, विवरण होता है, वो हम लोग यहाँ पर इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि डिजिटल टैक्सोनॉमी के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा के द्वारा हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का, और मुख्य रूप से हम लोग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट का जो विवरण है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में हम लोग इस ऐप के द्वारा या कह सकते हैं इस डिजिटल माध्यम के द्वारा पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं। और जो ई फ्लोरा है उसके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्या है कि आपको पता है दुनिया में डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज़ हैं और अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग महाद्वीपों के अंतर्गत आती हैं, आर्चीपिलागो के अंतर्गत आती हैं। तो हर एक कंट्री अपना एक ई फ्लोरा तैयार करती है या ई फ्लोरा की एक लिस्ट तैयार करती है। जैसे कि इंडिया का फ्लोरा है, चीन का है, पाकिस्तान का है, तो हर एक कंट्री अपना एक ई फ्लोरा तैयार करती है। ई फ्लोरा का नाम जो है हम लोग भारत के अंतर्गत यूज करते हैं। ऐसे ही सब लोग अपने अपने कंट्री के अंतर्गत उसको एक विशेष प्रकार का नाम दे देते हैं, लेकिन इंडिया में इसको इस प्रकार के डाटा की लिस्ट को हम लोग ई फ्लोरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए, हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी, जिसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसमें भी हम लोग डिजिटल फॉर्म में या एक डाटा फॉर्मेट होता है, कह सकते हैं एक प्रकार का डाटा फॉर्मेट होता है जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो विवरण होता है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में, डिजिटली फॉर्म में हमको प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी। देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी है, इसी के अंतर्गत एक छोटी सी ब्रांच है, या कह सकते हैं एक टॉपिक है, इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी। इंटरनेट डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डाटा जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल होता है और किसी भी विशेष प्रकार के इंफॉर्मेशन को हमको इंडिकेट करता है, संकेत देता है। और इस डाटा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हर्बेरियम और इसके अलावा कैम्ब्रिज और मिसौरी बॉटेनिकल गार्डन के द्वारा इसको कंपाइल्ड किया जाता है, प्रेषित किया जाता है। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर इस पर रिसर्च होती है, उसके बाद में इसको कंपाइल किया जाता है, इसको प्रेषित किया जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 7 की, यूनिट नंबर 7 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग कंप्यूटर यूज़ एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करेंगे। कंप्यूटर यूज़ एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, इसमें बॉटनी से रिलेटेड तो आपका कुछ नहीं पढ़ना है हमको, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग MS ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। MS ऑफिस में हम लोग जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कह सकते हैं, जिसमें हम लोग PPT, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डाटा एंट्री, ग्राफ, एग्रीगेट फंक्शंस, फार्मूलाज एंड फंक्शंस, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, ये सारी चीज़ें जो किसके अंतर्गत आती हैं, MS ऑफिस के अंतर्गत आती हैं। इनको हम लोगों को पढ़ना है। एक्चुअल में ये नई एजुकेशन पॉलिसी की एक अवधारणा है, एक हाइपोथेसिस है, जिससे बच्चों को थोड़ा सा डिजिटली फॉर्म में आने के लिए, उसको थोड़ा सा डायनेमिक तरीके से सोचने के लिए, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बेस पर यहाँ पर इन सारी चीज़ों को, यानी कि डिजिटल चीज़ों को सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। और प्रेजेंट टाइम की ये मांग भी है, जाहिर सी बात है। प्रेजेंट टाइम में जो डिजिटल है वही जो है ज़्यादा सूटेबल या फेवरेबल माना जा रहा है। अगली जो यूनिट है, ख़ास यूनिट है, जिसमें हम लोग एस्थेटिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्थेटिक कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लक्षण जो कि सुंदरता से रिलेटेड हो, सौंदर्यीकरण से रिलेटेड हो, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं सौंदर्यपरक लक्षण। यानी कि पौधों के कुछ सौंदर्यीकरण से रिलेटेड जो विशेषताएं होती हैं उनको भी यहाँ पर देखना है। एक्चुअल में देखिए बच्चों, यहाँ पर एक दो टॉपिक यहाँ पर छूट गया है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ये दो टॉपिक्स यहाँ पर छूट गए हैं। एक होता है GPS टैगिंग और दूसरा होता है प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप्स। देखिए GPS टैगिंग क्या होता है, आप लोग देखते हैं, ये एक प्रकार का डिजिटल ऐप होता है, GPS सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग जियो टैगिंग भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग किसी भी विशेष प्रकार की लोकेशन पर पहुंचने में हमको हेल्प मिलती है, विशेष प्रकार की लोकेशन को हम लोग पहचान सकते हैं। और प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप्स क्या होते हैं, ऐसे कुछ ऐप्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिनके द्वारा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोकल एरिया में रहने वाला व्यक्ति या शहरी कंडीशंस में रहने वाला व्यक्ति जो है, किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकता है इन एप्लीकेशंस के द्वारा। इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, जिसमें हम लोग प्लांट स्नैप ऐप आता है, प्लांटा ऐप आता है, इसके अलावा लीफ स्नैप नाम का एक ऐप आता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उनके द्वारा हम लोग पौधों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक बात और भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसे ऐप्स जो होते हैं वो पेडेड भी होते हैं, उनके द्वारा उनको यूज़ करने के लिए हमको पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीली तौर पर चलाए जाते हैं, जिनके लिए हमको पैसा देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगली यूनिट में हम लोग बात कर लेंगे एस्थेटिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे। हम लोग पौधों के कुछ ऐसे सौंदर्य से रिलेटेड कुछ विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कौन कौन से होते हैं, देखिए क्या बताया गया है।
एस्थेटिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। एस्थेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के वो अपने आप में खास होते हैं और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है गार्डनिंग में, जाहिर सी बात है। और इसमें 3-4 पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है कि पौधों का टेक्सचर कैसा है, बनावट कैसी है, उनका साइज़ कैसा है, उनका कलर कैसा है और किस फॉर्म में वो पाए जाते हैं, यानी कि हर्ब हैं, श्रब हैं, ग्रासेस हैं, क्या हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं। और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, जो कि किसी भी प्रकार की गार्डनिंग को करने के लिए, सजावट से रिलेटेड पौधों से करने के लिए इस प्रकार की नॉलेज का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग एस्थेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। और इसका जो है प्रेजेंट टाइम में डिजिटली तौर पर भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी ऐसी ऑथेंटिक हम लोग सीनरीज़ को देखते हैं जिनमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इस प्रकार के सिस्टम को समझ करके उनको बनाया जाता है। आगे देखिए, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पर्शियन, मुग़ल, जापानीज़ गार्डन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ अलग अलग प्रकार के गार्डन्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जो पाए जाने वाले गार्डन्स हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या दायरा होता है, क्या बाउंड्रीज होती हैं, उनके बारे में कुछ नॉर्मल कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा यहीं पर एक टॉपिक मेंशन किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं फीचर्स ऑफ गार्डन। गार्डन के फीचर्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग गार्डन वॉल के बारे में बात करेंगे, फेंसिंग के बारे में बात करेंगे, स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, हेज और एज के बारे में बात करेंगे, लॉन है, ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं। इसके अलावा सर्बरीज़ हैं, झाड़ियों का समूह जो होता है उसको सर्बरीज़ कहते हैं। क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स हैं, रॉकरी हैं, फ्लावर्स हैं, फ्लावर बेड्स हैं, सर्बरी हैं, वार्डर है, वाटर गार्डन्स हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, गार्डन वॉल जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी गार्डन के लिए, क्योंकि गार्डन वॉल जो है किसी भी गार्डन की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फेंसिंग में हम लोग किसी भी गार्डन में मिसमैनेजमेंट ना हो पाए उसका ध्यान रखते हैं। स्टेप्स का मतलब होता है, इसको गार्डन स्टेप्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी गार्डन की जो सुंदरता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। हेज और एजिंग, ये दोनों टॉपिक्स क्या हैं, इसमें देखा जाता है कि प्लांट्स का जो किसी भी गार्डन का जो दायरा है उसमें किस जगह पर हमको किनारों की साइड में, कौन सी साइड में किस प्रकार से हमको वहाँ पर सजावट करनी है। तो ये भी एक प्रकार के गार्डन की सौंदर्यीकरण से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसके अलावा लॉन होता है, किसी भी गार्डन का जो लॉन होता है उसमें ग्रासेस को नॉर्मली रूप से लगाया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और वाटर गार्डन्स होते हैं। वाटर गार्डन्स का मतलब होता है कि कोई भी गार्डन का एक विशेष प्रकार का एरिया होता है जहाँ पर एक विशेष अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, जिसमें कुछ एक्वेटिक प्लांट्स को लगाया जाता है, उगाया जाता है कह सकते हैं। तो उसके बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग जो है एक टॉपिक पढ़ेंगे, सम फेमस गार्डन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो फेमस बॉटेनिकल गार्डन्स हैं उनके बारे में हम लोग बच्चों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, इंडिया के जो बॉटेनिकल गार्डन्स हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंडिया में हम लोग रहते हैं, इंडिया के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंडिया के कुछ बॉटेनिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं। एक तो है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया है। इसके अलावा नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है, लखनऊ में स्थापित किया गया है। लाइड बॉटेनिकल गार्डन है जो कि दार्जिलिंग में, शायद पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। तो बहुत सारे बॉटेनिकल गार्डन्स हैं जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और एक्चुअल में यहाँ से जो है आपके लिए शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। एक टॉपिक है यहाँ पर कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटरी का मतलब होता है संरक्षिका, यानी कि पौधों को संरक्षित करने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं गार्डन्स के अंदर या बॉटेनिकल गार्डन्स के अंदर, जिससे कुछ विशेष प्रकार के पौधों के डेवलपमेंट में आसानी होती है।
जैसे कि हम लोग ग्लास हाउस की बात करें तो ग्लास हाउस क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के पौधों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी पूरी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए ग्लास हाउस बनाया जाता है। ग्लास हाउस में उनको लगाया जाता है, उनका डेवलपमेंट कराया जाता है। वहीं हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग फ़ोटो हटा देते हैं जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। ग्रीन हाउस की बात करेंगे। ग्रीन हाउस क्या होते हैं, ग्रीन हाउस भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर होते हैं, विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसी भी प्लांट, विशेष प्रकार के प्लांट ग्रुप को डेवलप कराने के लिए, विकसित कराने के लिए ये जो है किसी भी गार्डन में स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग इंडोर गार्डन की बात करेंगे। इंडोर गार्डन का मतलब होता है ऐसे गार्डन या ऐसे प्लांट्स जिनको हम लोग घरों में, ऑफिस में लगाते हैं। और इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, जाहिर सी बात है कि ये जो है ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करते हैं, पॉजिटिव वाइब देते हैं और अन्य कई तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा रूफ़ गार्डन क्या होते हैं, मुख्य रूप से जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जो शहरी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर रूफ़ गार्डन्स को देखा जाता है जो छतों के ऊपर लगाए जाते हैं सौंदर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोगों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तो ये जो है रूफ़ गार्डन को भी वहाँ पर स्थापित करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टोपियारी टाइप के गार्डन्स होते हैं। टोपियारी क्या होता है, एक जो श्रबी प्लांट्स होते हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं और उनकी जो टहनियाँ होती हैं उनको काट लिया जाता है और उनको एक फ्रेम के रूप में, एक विशेष प्रकार के साइज के रूप में वहाँ पर उनको क्या किया जाता है, सजाया जाता है या मेंटेन किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पार्क होते हैं जहाँ पर आपने हाथी का एक फ्रेम बना हुआ देखा होगा प्लांट्स के द्वारा, या घोड़े का या किसी अन्य एनिमल का। तो वो किस प्रकार के गार्डन्स होते हैं, टोपियारी गार्डन्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोनसाई गार्डन्स की बात करेंगे। बोनसाई गार्डन्स इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये चीन में नॉर्मली रूप से चीन के एरियाज़ में इनको आसानी से देखा जाता है और ये विशेष प्रकार से तैयार किए जाने वाले गार्डन्स होते हैं जिनको हम लोग बोनसाई गार्डन्स कहते हैं। जापान में और चीन में इस प्रकार के गार्डन्स को नॉर्मली रूप से देखा जाता है। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के सिलेबस को हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर के बॉटनी के सिलेबस को हम लोगों ने पूर्ण रूप से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इम्पॉर्टेंट सिलेबस है और ध्यान रखिए यहाँ पर हम लोग पहले सारे सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बहुत ही कॉन्टीन्यूअस वे में, एक्चुअल वे में और रियलिस्टिक वे में आपको सारी क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लिंक को शेयर करना मत भूलिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक एक टॉपिक को समझ लेंगे और उसके ऊपर आपका एक पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आप उसको अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। और वही पर्पज़ है हमारे इस चैनल का, हमारे इस डिजिटल फॉर्म का या डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जो कि आप लोगों को डिजिटली फॉर्म में आपको अच्छे माध्यम के द्वारा सरल लैंग्वेज में सारी चीज़ें अवेलेबल करा पाएँ हम लोग। थैंक यू सो मच।